शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और अपने आगामी परीक्षा की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों का समाजशास्त्र का जो बैच है वह प्रारंभ है। जो भी विद्यार्थी चाहते हैं समाजशास्त्र में एडमिशन लेना, बिल्कुल वह ले सकते हैं। देखिए, अभी तक मैंने समाजशास्त्र में आप लोगों से जो चर्चा कर चुका हूं, वह पेड बैच हो या फ्री, दोनों को मिलाकर मैंने समाजशास्त्र फर्स्ट पेपर में आप लोगों को समाजशास्त्र फर्स्ट पेपर में आप लोगों को समाजशास्त्र विद्या शाखा यूनिट फर्स्ट खत्म है, उसमें एक दो टॉपिक है, उसकी चर्चा मैं खत्म कर दूंगा। विद्या शाखा, फिर उसके बाद ये यूनिट फर्स्ट है, फिर उसके बाद हमने यूनिट फोर्थ को उठाया है। यूनिट फोर्थ को इसलिए मैंने शुरुआत की, इसमें आपके समाजशास्त्री चिंतक हैं, क्योंकि यूनिट सेकंड और थर्ड में बार बार चिंतकों का नाम आएगा और आप उससे अपरिचित रहेंगे तो समस्या बढ़ सकती है। तो इस कारण हम पहले चिंतक पर चर्चा कर लें। तो हमने आपको फर्स्ट यूनिट में, फोर्थ यूनिट में कार्ल मार्क्स खत्म कर चुके हैं। अब उसके बाद आपके वेबर स्टार्ट हुए हैं। वेबर पे मैंने वेबर के जो जीवन परिचय है उसको मैंने पढ़ा चुका हूं। फिर जीवन परिचय के बाद आप लोगों का जो वेबर है उनके अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है उस पर चर्चा हो चुकी है, जिसको हम सामाजिक क्रिया भी कहेंगे। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों से समाजशास्त्र की विषय वस्तु पर चर्चा करने के तत्पश्चात हमने उठाया समाजशास्त्र की पद्धति। और समाजशास्त्र की पद्धति में मैंने आप लोगों से फर्स्ट वर्स्टेहेन पर चर्चा कर लिया, सेकंड आदर्श प्रारूप संरचना पर चर्चा कर चुका हूं। ये पेड बैच में आप लोगों को क्लासेस मिल चुका है। आज फ्री क्लासेस है, तो कुल वेबर के अनुसार 4 प्रकार के समाजशास्त्र की पद्धति है जो समाजशास्त्र में प्रयोग होता है। तो वर्स्टेहेन पढ़ा चुका हूं, आदर्श प्रारूप संरचना पढ़ा चुका हूं। आज चर्चा होगी कारण बहुलवाद, कुल 4 थे, कारण बहुलवाद और मूल्य तटस्थता। मूल्य तटस्थता, आज ये दोनों चर्चा होंगे। कुल 4 पद्धति वेबर के अनुसार थे, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका, फिर उसके बाद अधिकारी तंत्र वेबर में, उनको जानेंगे, स्तरीकरण को जानेंगे, प्रोटेस्टेंट नीति शास्त्र एवं पूंजीवाद की भावना को जानेंगे, फिर वेबर आपके टॉपिक और शक्ति सत्ता को का जो उन्होंने वेबर ने सिद्धांत दिया उसको जानेंगे, तो आपका टॉपिक वेबर समाप्त हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों, ये मेरा जो प्रारूप है समाजशास्त्र में पढ़ाने का, वह प्रारूप बिल्कुल सिलेबस आधारित, और दूसरी चीज यहां पर कि आपको गुणवत्तापूर्ण, बहुत सरलतम रूप से चीजें सिस्टमेटिक रूप से देने का मैं प्रयास करता हूं, ताकि आप आसानी से एग्जाम में लिख सके, ठीक है। जो समाजशास्त्र का फीस है वह 15,000 रुपए है, 15,000। बाकी किसी को प्रॉब्लम होगी तो वह हमें कांटेक्ट कर सकता है, 15,000 रुपए, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत होगी कांटेक्ट कर सकता है। मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। प्लीज आप सभी लोग जो वीडियोस को देखते हैं वो अपने मित्रों में, आसपास, हर जगह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए हम आते हैं अब नेक्स्ट। तो दोस्तों, हमने वेबर स्टार्ट किया, मैक्स वेबर, और मैक्स वेबर में हमने आपसे, उनकी एक थॉट है
समाजशास्त्र की पद्धति इस पर हमने चर्चा किया। और वेबर के अनुसार समाजशास्त्र में कुल 4 प्रकार की पद्धति का प्रयोग होता है और यह समाजशास्त्र में बहुत जरूरी है। और वो 4 पद्धति में फर्स्ट था आपका वर्स्टेहेन, जिसको मैं पढ़ा चुका हूं, वर्स्टेहेन। सेकंड आपका है वर्स्टेहेन, सेकंड आपका है आदर्श प्रारूप संरचना, थर्ड है आपका कारण बहुलवाद, फोर्थ है आपका मूल्य तटस्थता। ये दोनों खत्म हो गए हैं, अब ये दोनों चर्चा आज होंगे। अब मैं इस पर चर्चा स्टार्ट करता हूं, आप लोग ध्यान से समझिए और अधिक से अधिक वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, कारण बहुलवाद, कारण बहुलवाद, आइए इसको समझते हैं। तो दोस्तों, यह जो सिद्धांत है यह समाजशास्त्र में वेबर द्वारा प्रतिपादित एक अन्य महत्वपूर्ण पद्धति है। अन्य महत्वपूर्ण, ठीक है, पद्धति है। ये हम लोगों ने जान लिया था, ठीक है, ये हम लोगों ने जान लिया था, समझ लिया था कि उनके जो पद्धति है वर्स्टेहेन, आदर्श प्रारूप संरचना। अब उसमें एक अन्य महत्वपूर्ण पद्धति कारण बहुलवाद, इस पर आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं। और ये बहुत, वेबर ने जितनी भी पद्धति बताई उसमें यह पद्धति बहुत महत्वपूर्ण है। वेबर के अनुसार यह एक पद्धति अथवा उपागम है जिसका प्रयोग एक समाजशास्त्री जो समाज में जाकर क्या करता है, अनुसंधान करता है, समाजशास्त्री को किसी भी सामाजिक क्रिया अथवा एक सामाजिक वास्तविकता के अध्ययन की प्रक्रिया में करना चाहिए, समझिए। अब वेबर जी कहते हैं कि यह एक पद्धति अथवा उपागम जिसका प्रयोग जो समाजशास्त्री समाज में जाकर क्या करता है, अनुसंधान करता है, वह किसी भी सामाजिक क्रिया, अर्थात कि वह अर्थपूर्ण हो, किसी अन्य की ओर दिशा निर्देशित हो, अथवा एक सामाजिक वास्तविकता को अगर वह स्टडी कर रहा है तो उस प्रक्रिया में कारण बहुलवाद का प्रयोग करना चाहिए। ये किसका कहना है, वेबर साहब का कहना है, ठीक है, समझते चलिए।
अभी आप लोग और आगे चीजें समझेंगे, ठीक है। अब दोस्तों ये अब आप लोग समझ गए। अब उनके अनुसार, किसके? वेबर के अनुसार, उनके अनुसार एक कारण तथा परिणाम में एकल संबंध नहीं होता है। एकल संबंध नहीं होता है। मतलब कि वेबर जी यह कहना चाहते हैं कि जो कारण है और परिणाम, उसमें एकल संबंध नहीं होता है, कि उसमें एकल संबंध है। जैसे आप देखिए कार्ल मार्क्स, वो हर एक घटना के पीछे किसको मानते थे? आर्थिक एक कारण के रूप में मानते थे। आर्थिक को, कि जो भी समस्या उत्पन्न हुई है वो आर्थिक रूप से उत्पन्न हो गई है, तो कारण में वो आर्थिक को मानते थे। और परिणाम में वो हमेशा साम्यवादी समाज की बात करते थे। किसका? साम्यवादी समाज, अर्थात कि समता मूलक समाज, जो कि संभव नहीं है। तो यही वेबर कहते हैं कि ये एकल संबंध हो गया। तो वेबर जी यह कहते हैं कि देखिए कारण तथा परिणाम में एकल संबंध नहीं होता है, बिल्कुल भी हो भी नहीं सकता है कि कारण तथा परिणाम में एकल संबंध हो, ठीक है। अब इस शब्द का अर्थ क्या हुआ? तो अर्थात कारण हमेशा एक से ज्यादा होता है, कारण हमेशा एक से ज्यादा होता है। यही, अब देखिए यही को कारण बहुलवाद कहते हैं। मतलब कि कारण हमेशा एक से ज्यादा होता है एवं परिणाम हमेशा एक से ज्यादा होता है। हमेशा एक से ज्यादा होता है, यह वेबर जी का कहना है। अर्थात कि उनका कहना है कि देखिए एकल संबंध नहीं होता है, कारण तथा परिणाम में एकल, ठीक है, परिणाम में एकल संबंध, ठीक है। तो वेबर जी कहते हैं कि देखिए कारण तथा परिणाम में एकल संबंध नहीं है। जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा कि हर एक घटना के पीछे आर्थिक कारण है, एक ही कारण को मानते थे क्योंकि वो आर्थिक निर्धारणवाद से ग्रसित थे। तो मतलब कि वो हर एक घटना के पीछे क्या मानते थे? एक ही कारण को मानते थे, आर्थिक। और परिणाम में वो सिर्फ एक परिणाम, साम्यवादी समाज, समता मूलक समाज, जो कि संभव नहीं है। तो वही वेबर साहब कहते हैं कि देखिए कारण हमेशा एक से ज्यादा होता है। आप जो सोच रहे हैं कि कारण हमेशा क्या है, एक ही है, नहीं, उसके अलावा भी कई कारण होते हैं और परिणाम भी हमेशा एक से ज्यादा होता है। अब देखिए कई सारे कारण, कई सारे कारण एक साथ, कई सारे कारण एक साथ कई सारे परिणाम को एक साथ जन्म देते हैं।
मतलब कई सारे कारण एक साथ कई सारे परिणाम को एक साथ जन्म देते हैं। अब अतः एक समाजशास्त्री जो जाकर अनुसंधान करता है, अतः एक समाजशास्त्री को पर्याप्त कारणों को समझने का प्रयास करना चाहिए। राइट। कई सारे कारण एक साथ कई सारे परिणाम को एक साथ क्या कर देते हैं, जन्म भी देते हैं। अतः अब समाजशास्त्री जो समाज में जाकर क्या कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है, तो उसको पर्याप्त कारणों को समझने का प्रयास करना चाहिए। भाई जब कई कारण हैं तो आपको पर्याप्त कारणों को समझेंगे तभी जाकर आप एक बेस्ट अनुसंधान कर सकेंगे। तो ये कि एक समाजशास्त्री को पर्याप्त कारणों को समझने का प्रयास करना चाहिए। वेबर ने स्वयं इस पद्धति का प्रयोग सामाजिक वास्तविकताओं को वेबर ने स्वयं इस पद्धति का प्रयोग सामाजिक वास्तविकताओं को समझने की प्रक्रिया में किया। ठीक है। वेबर जो थे, जो आपका कारण बहुलवाद पद्धति है, इसका प्रयोग वो सामाजिक वास्तविकता है ना, सामाजिक क्रिया अथवा सामाजिक वास्तविकताओं, इन सब को समझने की प्रक्रिया में इस पद्धति का क्या होता है, प्रयोग होता है। ठीक है। तो उसी प्रक्रिया में इन्होंने किया। अब जो वेबर साहब थे उनकी एक पुस्तक है, वेबर ने अपनी पुस्तक, ठीक है, प्रोटेस्टेंट नीति शास्त्र एवं पूंजीवाद की भावना में वेबर ने यह समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की मान्यताओं ने ईसाई धर्म की मान्यताओं ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से यूरोपीय समाज में किसको बढ़ावा दिया, पूंजीवाद को बढ़ावा दिया, पूंजीवाद को
बढ़ावा दिया। समझते हैं? वेबर की एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था प्रोटेस्टेंट नीतिशास्त्र एवं पूंजीवाद की भावना, और यह उनकी माता से प्रभावित थी, है ना। उनकी माता जो है कैल्विनवादी थी। अब इस पुस्तक में वेबर यह समझाने के प्रयास किए कि जो यूरोप था, उस यूरोप में प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म के व्यापारी सबसे सफल थे। क्यों सफल थे? अगर देखा जाए तो एशिया और यूरोप दोनों जगह संसाधन प्रचुर मात्रा में मौजूद थे। संसाधन का कमी बिल्कुल भी नहीं थी, संसाधन प्रचुर मात्रा में थे। लेकिन पूंजीवाद सफल हुआ यूरोप में, एशिया में असफल रहा। उसके पीछे कारण थे। कारण यह थे कि यूरोप में प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म में मान्यताएं मौजूद थी कि मनुष्य के जीवन में एक न एक व्यवसाय होने चाहिए, उसे व्यसन व्यासन में खर्च नहीं करना चाहिए, उसे पुनर्निवेश करना चाहिए। मतलब ये मान्यताओं ने यूरोप में पूंजीवाद की भावनाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाने में योगदान दिया। वेबर जी यही बताना चाहते थे कि पूंजीवाद को कैसे बढ़ाया। परंतु इस समझाने की प्रक्रिया में वेबर ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की मान्यताओं ने ताकि सेंटेंस सही रहे तो, परंतु इस समझाने की प्रक्रिया में वेबर ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की मान्यताएं पूंजीवाद के कई सारे कारकों पूंजीवाद के कई सारे कारकों में से एक महत्वपूर्ण कारक थी। परंतु यह एकमात्र कारक नहीं थी। अब देखिए, यही चीज वेबर समझाना चाह रहे थे कि कारण एवं परिणाम में एकल संबंध नहीं होते हैं। कारण एवं परिणाम में एकल संबंध नहीं होते हैं। यही चीज कार्ल मार्क्स के ये थॉट रहे।
वो एकमात्र कारण आर्थिक को एकमात्र और एकमात्र परिणाम साम्यवादी समाज। एकमात्र। लेकिन वेबर ये नहीं कर रहे हैं, वो प्रोटेस्टेंट नीति शास्त्र एवं पूंजीवाद की भावना में इसको एक फैक्ट के रूप में ले रहे हैं, एक कारण के रूप में ले रहे हैं। लेकिन उसके कई कारण थे जो यूरोप में पूंजीवाद की भावना को प्रबल रूप से मजबूत करने में भूमिका निभाई। वो ये नहीं कह रहे हैं कि प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की मान्यताओं ने पूंजीवाद को बढ़ाया, यह एकमात्र कारण है, ऐसा वेबर का नहीं करना है। वेबर कहते हैं कि यह एकमात्र कारक नहीं है, लेकिन हां, प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म के व्यवसायी सबसे ज्यादा सफल व्यवसायी थे। तो कई कारणों में से पूंजीवाद जो यूरोप में बढ़ा, उसमें से एक कारण धर्म भी था जिसने यूरोप में पूंजीवाद को बढ़ाया। जबकि कार्ल मार्क्स धर्म को एक अफीम की संज्ञा देते हैं। वो कहते हैं कि धर्म एक अफीम की तरह है। जैसे अफीम की नशा में व्यक्ति मदमस्त हो जाता है और भूल जाता है कि यह पृथ्वी में क्या है, वह बिल्कुल उस लोक की बातें करने लगता है। वैसे धर्म है, धर्म की मान्यताओं में व्यक्ति जितना घुसता चला जाता है वह उतना उसी में लीन हो जाता है। उसको लगता है कि असत्य बातें भी सत्य लगने लगती है, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना। लेकिन वेबर साहब बताते हैं, वह यह समझाने की प्रक्रिया में वेबर ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की मान्यताओं ने पूंजीवाद के कई सारे कारकों में, कई कारक थे, उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण थी प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की मान्यता कि मनुष्य के जीवन में एक न एक व्यवसाय होना चाहिए, उसको पुनर्निवेश करना चाहिए। और आगे चीजें मैं जब इसको पढ़ाऊंगा तो और समझेंगे। परंतु यह एकमात्र कारक नहीं थी। इसी प्रकार मार्क्स की आलोचना करते हुए वेबर ने कहा कि श्रमिक क्रांति कई सारे संभावनाओं में से एक, मतलब कि कई सारे संभावनाओं में से एक संभावना है, एक संभावना है, लेकिन यह एकमात्र संभावना नहीं है, एकमात्र संभावना नहीं है। अब कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि यह श्रमिक क्रांति एकमात्र, ऐसा किसका कहना है? कार्ल मार्क्स का। ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना है। और वेबर साहब कार्ल मार्क्स की आलोचना की है कि मैं मान रहा हूं कि श्रमिक क्रांति जो है वह कई सारे संभावनाओं में से एक संभावना है, क्योंकि उनका शोषण हो रहा है। लेकिन ये आप कैसे कह दे रहे हैं कि एकमात्र कारण है कि श्रमिक क्रांति, उसी से ही परिवर्तन आएगा?
इस कारण वेबर साहब कहें कि यह एकमात्र संभावना बिल्कुल भी नहीं है। वेबर के अनुसार श्रमिक हो सकता है हड़ताल पे चला जाए। श्रमिक किस पे चला जाएगा? श्रमिक हड़ताल पर भी जा सकता है, हड़ताल पर जा सकता है। वह शोषित होते हुए भी निरंतर योगदान कर सकता है, निरंतर योगदान कर सकता है, अथवा वो पूरी व्यवस्था को अंदर से क्षत भी पहुंचा सकता है, पहुंचा सकता है। भाई कई चीज कर सकता है। जैसे कार्ल मार्क्स का कहना है कि श्रमिक क्रांति एकमात्र संभावना है इस शोषण को अंत करने का। यह किसका कहना है? यह कार्ल मार्क्स का कहना है, एकमात्र संभावना। लेकिन वेबर साहब ने कहा कि देखिए, यह मैं मान रहा हूं कि कई सारे संभावनाओं में एक संभावना श्रमिक क्रांति है, लेकिन एकमात्र संभावना बिल्कुल नहीं है। हो सकता है श्रमिक हड़ताल पर भी जा सकता है ना। वेबर साहब कहते हैं कि हो सकता है कि श्रमिक हड़ताल पर चला जाए, और हो सकता यह भी है कि वह शोषित हुए भी निरंतर अपना योगदान करता रहेगा, अथवा वो पूरी व्यवस्था को अंदर से क्षत भी पहुंचा सकता है। अतः कारण हमेशा एक से ज्यादा होता है, तथा परिणाम भी एक से ज्यादा होता है। इसी को वेबर ने कारण बहुलवाद कहा। सभी लोग को क्लियर हो गया कारण बहुलवाद? सभी लोग कमेंट करें क्लियर। सभी लोग कमेंट करें, यहां तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, ठीक है। बहुत सरलतम रूप से चीजों को स्पष्ट कर दिया गया है? अब क्लियर हो गया कि वेबर ने क्यों कहा कि कारण हमेशा एक से ज्यादा होते हैं तथा परिणाम भी एक से ज्यादा होता है। प्रश्न पूछ सकता है स्टेटमेंट देकर। वेबर के अनुसार कारण हमेशा एक से ज्यादा होता है तथा परिणाम भी एक से ज्यादा होता है, स्पष्ट कीजिए। या वेबर से उठाकर प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि कारण तथा परिणाम में एकल संबंध नहीं होता है, व्याख्या करें। या तो कारण बहुलवाद देकर कमेंट, या समाजशास्त्र की पद्धति में पूछ ले कि वेबर के अनुसार समाजशास्त्र की पद्धति को समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए, पूछ सकता है। तो दोस्तों प्रश्न कठिन नहीं रहेंगे, आपके सिलेबस से ही रहेंगे, ये आप कतई परेशान न होना, राइट। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर। तब तक आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ढेर सारे मात्रा में करिए, खूब शेयर करिए, ठीक है। हम देखिए बहुत ज्यादा इस पर बात नहीं करेंगे, मैं क्लासेस का टाइम नहीं खराब करता हूं और आपका भी टाइम नहीं खराब करता हूं, लेकिन इतना मुझे पता है कि जो मेरे क्लासेस को देख रहा है, जो मेरे मेहनत को समझ रहा है, वह जरूर शेयर करता है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर और समझते हैं मूल्य तटस्थता।
मूल्य तटस्थता। यह भी एक अन्य महत्वपूर्ण पद्धति है। एक अन्य महत्वपूर्ण पद्धति है जिसे समाजशास्त्र में वेबर ने प्रतिपादित किया। अब वेबर जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, इसको समझते हैं। वेबर के अनुसार एक अनुसंधान कैसा होना चाहिए? एक अनुसंधान का वैध एवं विश्वसनीय होना अनिवार्य है। ये किसका कहना है? वेबर साहब का। समझते हैं। अब दोस्तों, क्या इस बात का कोई वैध और विश्वसनीय प्रमाण है क्या कि एक महिला पुरुष की तुलना में कम कार्य कर सकती है? अभी ओलंपिक में एक महिला ही ने रजत पदक प्राप्त करके भारत को फर्स्ट ओलंपिक पदक दिलाई। हाल ही में हुआ ना। तो ये हम कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है कि एक पुरुष जो है महिला की तुलना में ज्यादा वर्क कर सकता है। यह हमारे अनुसंधानकर्ताओं ने कहीं न कहीं अनुसंधान करते वक्त पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ऐसा प्रमाण दिए। ऐसा ही हो सकता है ना। तो वेबर जी यहां बहुत अच्छी बात कहे कि एक अनुसंधान का वैध एवं विश्वसनीय होना अनिवार्य है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज हो गया है तो यह एक वैध है और यह विश्वसनीय है, चाहे आप विश्व के किसी कोने में किसी देश में जाकर उसका जांच पड़ताल कर सकते हैं ना। लेकिन एक इसका कोई वैध और विश्वसनीय है कि एक पुरुष जो है एक कार्य को 30 घंटे में कर रहा है, उसी कार्य को महिला 40 घंटे में करेगी, 35 घंटे में करेगी। इसका कोई वैध और विश्वसनीय प्रमाण नहीं है। इसलिए वेबर कहते हैं कि अनुसंधान अगर हो रहा है तो उस अनुसंधान का वैध और विश्वसनीय होना बिल्कुल अनिवार्य है। और दोस्तों, एक अनुसंधान तभी वैध हो सकता है, एक अनुसंधान वैध एवं विश्वसनीय तभी हो सकता है जब यह किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह एवं वैचारिक
एक अनुसंधान तभी वैध एवं विश्वसनीय एक अनुसंधान तभी वैध एवं विश्वसनीय हो सकता है जब यह किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह एवं वैचारिक प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो। समझ में? अब हमारे देखा जाए तो मैथ की किताब में और ग्रामर की किताब में हमेशा लिखा रहता, ग्रामर की किताब में महिलाओं को रसोई तक सीमित कर दिया गया। इंग्लिश ग्रामर आप लोग पढ़ते होंगे, वहां पर उनको रसोई तक सीमित कर दिया गया कि सीता चाय बनाती है, सीता रोटी बनाती है, सीता गुड़िया से खेलती है, रीता गुड़िया से खेलती है, रीता गुड़िया का श्रृंगार करती है, तमाम प्रकार की चीजें। और बता दिया गया कि राम धनुष चलाता है, राम बंदूक से खेलता है। तो कहीं न कहीं उस वक्त के जो विद्वान थे, जो उस अंग्रेजी ग्रामर की किताब को लिख रहे थे, कहीं ना कहीं उनका पूर्वाग्रह अर्थात कि वह जो अनुसंधान करता है, जो लिखने वाला लेखक है, उसका भी तो एक निजी घर है, उसका भी तो अपना एक परिवार है कि नहीं? बिल्कुल है। तो है, इसी कारण जब उसके यहां कुछ ऐसा पूर्वाग्रह मौजूद है, इसी कारण उसकी झलक दिखाई दी। अन्यथा इस अनुसंधान का कोई वैध एवं विश्वसनीय प्रमाण तो है नहीं जिससे यह सिद्ध कर दिया जा सके। अगर सिद्ध कर दिया जाए तब तो यह तो ठीक है, लेकिन सिद्ध है नहीं। यह कहां से सिद्ध हो गया कि एक मेले में एक माता पिता के एक पुत्र एवं पुत्री गई और पुत्र को कहा गया तुम बंदूक लो, और पुत्री को कहा जाए कि नहीं तुम गुड़िया, तुम्हारा कार्य है। आज देखिए हमारे इस वतन में कई ऐसे महिलाएं जो हैं वह तीरंदाजी कर रही हैं, बंदूकें चला रही हैं, सीमा संभाल रही हैं। तो ये चीज, तो एक अनुसंधान, यही वेबर जी कहते हैं कि एक अनुसंधान तभी वैध एवं विश्वसनीय हो सकता है जब यह किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह एवं वैचारिक प्रभाव से क्या हो, पूर्णतः मुक्त हो, तभी जाकर यह बिल्कुल चीजें हो सकता है, अन्यथा नहीं। अगर कहा जाए अन्य शब्दों में, तो पूर्णतः रूप से कैसा होना चाहिए? तो पूर्णतः रूप से निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। किसी भी प्रकार का पक्षपात रवैया आपका अनुसंधान करते वक्त नहीं होना चाहिए। अब आप एक समाजशास्त्री हैं, जाति के आप मान लो हरिजन हैं, या आप जाति के ब्राह्मण हैं। अब आप गए एक स्लम एरिया का अनुसंधान करने, और आप उस अनुसंधान करते वक्त अपने पूर्वाग्रह को अपने साथ ले लिए। हरिजन का ब्राह्मण के प्रति अपमान हुआ तो वह उस पूर्वाग्रह के अनुसार रिपोर्ट तैयार करे। ब्राह्मण का हमेशा उद्देश्य रहा है कि मैं उच्च हूं और ये निम्न कोटि के लोग हैं, तो उस आधार पर तो क्या अनुसंधान वैध एवं विश्वसनीय होगा? ये तो पक्षपात हो गया, निष्पक्ष कहां से हुआ? तो ये अगर हम कहें तो पूर्णतः रूप से कैसा होना चाहिए? तो पूर्णतः रूप से निष्पक्ष होना चाहिए। और वेबर जी आगे कहते हैं, वेबर के अनुसार, विज्ञान के विषयों में
किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से पूर्णतः मुक्त होना सरल होता है। पूर्णतः मुक्त होना सरल होता है। परंतु समाजशास्त्र में यह चुनौती होती है। राइट, समाजशास्त्र में यह चुनौती होती है। इसी कारण तो वेबर ने कहा था, आपको पढ़ाया, आपको समाजशास्त्र की पद्धति में पढ़ाया स्टार्टिंग में। ये पेड बैच वाले समझ रहे होंगे, जो पेड बैच के स्टूडेंट है वो समझ रहे होंगे कि विज्ञान की अपनी विषय वस्तु है, समाजशास्त्र की अपनी विषय वस्तु है, और दोनों एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न है। तो भाई दोनों की अपनी अपनी पद्धति होगी। अब विज्ञान की पद्धति में तो बिल्कुल किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं है, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से वहां पर मूल्य तटस्थ है, कोई मूल्य का प्रभाव नहीं है, कोई पूर्वाग्रह नहीं है, अनुसंधान वहां पर सरल है। तो वहां पर पूर्वाग्रह से आप बिल्कुल पूर्णतः मुक्त है। लेकिन समाजशास्त्र में यह थोड़ा चुनौती होती है, क्योंकि जो समाजशास्त्री जिस समाज का अध्ययन करता है उससे पहले उसके पास कुछ पूर्वाग्रह होते हैं। तो इसी कारण समाजशास्त्र में यह थोड़ा चुनौती का विषय हो जाता है। ठीक है, अब आगे वेबर के अनुसार समाज शास्त्र में अध्ययन की विषय वस्तु समाजशास्त्र में जो अध्ययन होता है उस अध्ययन की विषय वस्तु कहां से उत्पन्न होती है? समाज से उत्पन्न होती है, वहीं से उत्पन्न होती है। समाज से क्या होती है? उत्पन्न होती है। और समाजशास्त्री भी कहां का हिस्सा होगा? समाजशास्त्री भी स्वयं समाज का ही एक हिस्सा होता है। समाज का क्या होता है? का एक हिस्सा होता है। भाई जो समाजशास्त्री अनुसंधान करता है वह भी कहां का हिस्सा है? एक समाज का हिस्सा होता है, और उसकी अपनी एक क्या है? सामाजिक पृष्ठभूमि होती है। सभी लोग कमेंट करें, होती है कि नहीं? सामाजिक पृष्ठभूमि होती है। और उस सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण उस सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण एक समाजशास्त्र की अपनी मान्यताएं होंगी, एक समाजशास्त्र की अपनी क्या होगी? मान्यताएं होंगी। एक समाजशास्त्र की
अपनी एक मान्यताएं होंगी एवं अपनी विचारधाराएं होती हैं। अपनी विचारधाराएं होती हैं। समझिए। अब आप लोग सोचिए कि वेबर जी कहते हैं कि समाजशास्त्र में अध्ययन की जो विषय वस्तु है, आप समाजशास्त्र में अध्ययन करेंगे, जो स्टडी करेंगे, वह कहां से प्राप्त करेंगे? वह एक सोसाइटी से प्राप्त करेंगे। वो कहां से प्राप्त करेंगे? सोसाइटी से प्राप्त करेंगे। और जो समाजशास्त्री भी कहां का हिस्सा है? एक समाज का हिस्सा है। इसी समाज का हिस्सा एक आपका समाजशास्त्री भी है। वह अलग से आया नहीं है, वह भी इसी समाज का हिस्सा है और उसकी अपनी एक सामाजिक पृष्ठभूमि है। जो ये अनुसंधान कर रहा है, इसकी भी तो अपनी एक सामाजिक पृष्ठभूमि है। अब उस सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण एक समाजशास्त्र को अपनी, एक समाजशास्त्री की अपनी मान्यताएं होंगी। ठीक है, एक समाजशास्त्री की क्या होगी? अपनी मान्यताएं होंगी। एक समाजशास्त्री की कारण एक समाजशास्त्री की अपनी मान्यताएं होंगी एवं अपने विचारधाराएं होती है। मतलब कि अब ये जो समाजशास्त्री है, देखिए समझिए, समाजशास्त्र में अध्ययन की विषय वस्तु कहां से मिल रही है? अध्ययन की विषय वस्तु समाज से उत्पन्न होती है और समाजशास्त्री भी किसका हिस्सा है? समाज का हिस्सा है और उसकी अपनी एक क्या है? सामाजिक पृष्ठभूमि होती है। और उस सामाजिक पृष्ठभूमि कारण, जब उसकी एक सामाजिक पृष्ठभूमि है, अब उस सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण उसने क्या कर लिया है? उसकी अपनी मान्यताएं भी है। अपनी मान्यताएं अर्थात कि उसके कुछ अपने प्रथा परंपराएं, जो भी चीजें हैं, और अपनी एक विचारधारा होगी कि नहीं? सभी लोग कमेंट करें, होगी कि नहीं? तो अपनी एक समाजशास्त्री की अपनी मान्यताएं एवं अपनी उसकी अपनी विचारधाराएं हैं और इसका प्रभाव उसके अनुसंधान में, ये सब जो है इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? इसका प्रभाव उसके अनुसंधान पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सभी लोग कमेंट करें, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसका प्रभाव उसके अनुसंधान पर क्या करेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सभी लोग कमेंट करें। तो इसका प्रभाव उसके अनुसंधान पर दिख जाएगा। फिर से समझ लीजिए, फिर से थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, देखिए समझ, वेबर जी क्या कहना चाहें कि समाजशास्त्र में जो अध्ययन की विषय वस्तु है, अर्थात कि समाजशास्त्र की जब अध्ययन विषय वस्तु की तलाश की जाएगी, ठीक है, सिंपल तरीके से विषय वस्तु की क्या की जाएगी? तलाश। तो वह कहीं और नहीं जाएगा, समाज में ही जाएगा। ठीक है, तो अब ये पता चल गया कि समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु कहां से प्राप्त हो रही है? तो समाज से प्राप्त हो रही है। अब समाजशास्त्री भी समाज का एक हिस्सा होता है भाई। अब समाजशास्त्र की अध्ययन की विषय वस्तु जब समाज से प्राप्त उत्पन्न होती है तो कोई ना कोई इसका स्टडी करेगा। तो वह स्टडी कौन करता है? एक समाजशास्त्री करेगा, अनुसंधान करेगा। तो समाजशास्त्री भी कहां का हिस्सा है? इसी समाज का है। कौन? समाजशास्त्री, राइट, समाजशास्त्री इसी समाज का हिस्सा है और उसकी अपनी क्या है? अर्थात कि इस समाजशास्त्री का भी अपना एक घर होगा,
एक अपनी सोसाइटी होगी, ठीक है, मतलब कि एक अपना समुदाय होगा, तो एक तो उसकी अपनी एक सामाजिक पृष्ठभूमि है। सभी लोग समझिए, सभी लोग अपने समाजशास्त्री को अपनी जगह रख लीजिए, ठीक है। अब उस सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण, अब ये जो सामाजिक पृष्ठभूमि है इसके कारण एक समाजशास्त्र की अपनी मान्यताएं होंगी। भाई जब ये उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि है तो इसने कुछ अपनी क्या डेवलप किया होगा, अपनी मान्यताएं और अपने विचारधाराएं, विचारधाराएं, ठीक है। अब जब उसने क्या काम किया, अपनी मान्यताएं और अपनी विचारधाराओं को क्या कर लिया है, उसने डेवलप कर लिया है। तो अब आप सोचिए कि अब ये समाजशास्त्री क्या करना जाएगा, अनुसंधान करने जाएगा, ठीक है। अब ये अनुसंधान करने गया, तो अनुसंधान करते वक्त इन सब का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, आप लोग बताएं, सभी लोग कमेंट करके बताएं, प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। सभी लोग, यहां तक अब कोई दिक्कत हो तो बताएं, सभी लोग कमेंट करें। तो पड़ेगा, ठीक है, तो प्रभाव पड़ेगा। अब ये यहां तक की चीजें आप लोगों को क्या हो गई है, क्लियर हो गई है, ठीक है। अब इसी कारण वेबर ने क्या दिया, इसी कारण वेबर ने इसी कारण वेबर ने इसी कारण वेबर ने मूल्य तटस्थता की पद्धति प्रतिपादित की। मूल्य तटस्थता की पद्धति प्रतिपादित की। वेबर के अनुसार एक समाजशास्त्री अपने मूल्यों के आधार पर, वेबर के अनुसार एक समाजशास्त्री, ठीक है, अपने मूल्यों के आधार पर अध्ययन की विषय वस्तु का चयन कर सकता है, विषय वस्तु का चुनाव कर सकता है, चयन कर सकता है, ठीक है। बहुत अच्छी बात कहे वेबर साहब, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है, वेबर साहब बहुत सुंदर बात कहे, ठीक है। वेबर अब जब देखे कि भाई एक समाजशास्त्री का अपना एक सामाजिक पृष्ठभूमि है और उसके अनुसार उसने अपनी मान्यताएं एवं विचारधाराएं डेवलप की है, इस कारण इन सब चीजों का, इन सब पूर्वाग्रह का उसके अनुसंधान पर प्रभाव पड़ सकता है। अब वेबर साहब इन सब चीजों से बचना चाहते थे, तो इसी कारण उन्होंने मूल्य तटस्थता का सिद्धांत दिया। मूल्य रूप से आप क्या रहे, तटस्थ रहे। और वेबर ने कहा कि एक समाजशास्त्री का जो अपना मूल्य है, ठीक है, आप मूल्यों के आधार पर अध्ययन के विषय वस्तु का आप चयन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लीजिए, परंतु जब आप अनुसंधान करें
परंतु अनुसंधान के समय परंतु आप जब क्या काम कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, अनुसंधान की प्रक्रिया में है, तो परंतु अनुसंधान के समय में अपने मूल्यों से मुक्त रहना चाहिए। ठीक है, मैं मान रहा हूं कि ये एक भाई साहब है, भैया या दीदी जो भी मान लीजिए, ये एक भाई साहब या दीदी है। ठीक है, ये एक समाज की हिस्सा है, ये इस पर अध्ययन करना चाहते हैं, कोई विषय वस्तु है, आप अपने मूल्यों के आधार पर चयन कर लीजिए, फ्री। ठीक है, आप उस समाज की हिस्सा है, आपकी अपनी एक सामाजिक पृष्ठभूमि है, आपके अपने मान्यताएं हैं, अपने विचार हैं। ठीक है, मैं मान रहा हूं। आपने क्या काम किया भैया दीदी, आपने जिन मूल्यों का चयन किया, आप अपने अनुसार चयन कर लीजिए। वेबर जी ने कहा बहुत अच्छी बात कि एक समाजशास्त्री जो अनुसंधान करता है, मूल्यों के आधार पर अध्ययन के विषय वस्तु का आप चयन कर लीजिए। तो चयन कर लिए, अब चयन करने के बाद अब आप अनुसंधान कर रहे हैं, तो उस वक्त अगर आप मूल्य को तनिक भी अपने पूर्वाग्रह को निवेश किया तो सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। तो वेबर ने कहा कि मूल्यों से आपको क्या रहना है, मुक्त रहना है, और साथ ही निष्पक्षता, बहुत अच्छा शब्द है, साथ ही निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह अनिवार्य है कि यह अनिवार्य है कि एक अनुसंधानकर्ता स्पष्ट शब्दों में अपने मूल्यों को व्यक्त करे। आपको मूल्यों से मुक्त होना है, आपने अपने मूल्य के आधार पर चयन कर लिए, आपको मूल्यों से अनुसंधान करते वक्त मूल्य से मुक्त हो जाइए। साथ ही निष्पक्षता आपको सुनिश्चित करना है, कोई पक्षपात नहीं। हो सकता है कि आपके समुदाय में किसी भी प्रकार का आपका पक्षपात रवैया हो, तो निष्पक्षता, कोई पक्षपात नहीं, और उसको सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह भी अनिवार्य है कि जो एक अनुसंधान करता है, जो एक समाजशास्त्री है, जो अनुसंधान कर रहा है, वह स्पष्ट शब्दों में अपने जो वैल्यू है उसको क्या करे, व्यक्त करे। अतः मूल्य तटस्थता मूल्यों पर आधारित विषय वस्तु के चयन एवं मूल्यों से
मुक्त अनुसंधान की प्रक्रिया को संबोधित करता है। ठीक है, तो ये जो मूल्य तटस्थता है, अतः मूल्य तटस्थता मूल्यों पर आधारित विषय वस्तु के जो चयन एवं मूल्यों से मुक्त अनुसंधान की प्रक्रिया को संबोधित करता है। अब समझ गए आप लोग मूल्य तटस्थता। ठीक है, तो मतलब कि ये जो मूल्य तटस्थता है, जो वेबर ने समाजशास्त्र में एक पद्धति के रूप में उसका चुनाव किया, तो मूल्य तटस्थता मूल्यों पर आधारित जो विषय वस्तु का चयन हुआ है एवं मूल्यों से मुक्त जो अनुसंधान हो रहा है उस प्रक्रिया को क्या करता है, संबोधित करता है। वेबर ने स्वयं प्रोटेस्टेंट नीतिशास्त्र एवं पूंजीवाद की भावना पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की मान्यताओं, प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की मान्यताओं को पूंजीवाद के एक कारक के रूप में समझाया। कारक के रूप में समझाया, परंतु उन्होंने यह साफ उजागर किया कि यह उनकी माता के धार्मिक पृष्ठभूमि से प्रेरित है। ठीक है, धार्मिक पृष्ठभूमि से प्रेरित है, ठीक। वेबर जो थे, उन्होंने जब ये प्रोटेस्टेंट नीति शास्त्र एवं पूंजीवाद की भावना का पुस्तक लिखा, इसमें उन्होंने जो प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की मान्यताएं थी, जिसने पूंजीवाद को बहुत तेजी से ग्रोथ किया, तो एक कारक के रूप में उन्होंने उसको समझाया। ठीक है, एक कारक के रूप में उन्होंने क्या किया, समझाया, परंतु उन्होंने यह भी उजागर किया कि देखिए यह हमारी माता के धार्मिक पृष्ठभूमि से प्रेरित है, क्योंकि उनकी माता कैल्विनवादी थी। तो उन्होंने बताया, तो जो अनुसंधान करता है वह स्पष्ट शब्दों में अपने मूल्य को व्यक्त किया। तो वेबर ने इसको व्यक्त किया, लेकिन मूल्य तटस्थता को उन्होंने क्या किया, उजागर किया। तो मतलब कि उनकी जो माता थी वो क्या थी, कैल्विनवादी थी। ठीक है, कैल्विनवादी थी। लेकिन जो उन्होंने वेबर साहब जो थे, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो आंकड़े एकत्रित किया, मतलब कि ये जो आंकड़े हैं, जो हमने ये आंकड़े आपको दिख रहे हैं, इन आंकड़ों को एकत्रित करने की प्रक्रिया में हमने जो अनुसंधान किया
मतलब कि ये प्रक्रियाओं को, ये आंकड़ों को एकत्रित करने के दौरान जो हमने अनुसंधान किया, वो किसी भी प्रकार के धार्मिक, ठीक है, मतलब कि उनकी माता थी, तो किसी भी धार्मिक प्रभाव से मुक्त होने का प्रयास करते रहे हैं। ठीक है, तो सभी को समझ में आया। मतलब कि वेबर साहब जिन्होंने मूल्य तटस्थता का सिद्धांत दिया, उसमें उन्होंने स्वयं अपनी एक पुस्तक लिखी, प्रोटेस्टेंट नीतिशास्त्र एवं पूंजीवाद की भावना, राइट। इसमें उन्होंने प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की मान्यताओं पूंजीवाद के एक कारक के रूप में समझाया कि प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की जो मान्यताएं थी, उसने पूंजीवाद को कैसे बढ़ाया, क्योंकि प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म में मान्यताएं मौजूद थी कि मनुष्य के जीवन में एक न एक व्यवसाय होना चाहिए और उसको पुनर्निवेश करना चाहिए, और यह उनकी माता के धार्मिक पृष्ठभूमि से बिल्कुल प्रेरित थी। और उनकी जो माता थी वो कैल्विनवादी थी, लेकिन वेबर ने यह भी स्पष्ट किया कि हमने जितने ये आंकड़े एकत्रित किए हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप आंकड़े देख रहे हैं, जो आंकड़े आप एकत्रित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब इस प्रक्रिया में जो भी अनुसंधान हुआ, ठीक है, तो ये जो आंकड़े हैं एकत्रित करने की प्रक्रिया में जो भी अनुसंधान की प्रक्रिया हुई, वो किसी भी प्रकार के धार्मिक प्रभाव से मुक्त होने का प्रयास करते रहे। अगर धार्मिक प्रभाव तनिक भी इनके ऊपर प्रभावित हो जाता, वेबर के ऊपर, तो ये हो जाता कि उन्होंने मूल्य रूप से तटस्थ नहीं हो पाए, राइट। अर्थात कि अपने सिद्धांत से वो विमुख हो जाते हैं, लेकिन वो सफल हुए। तो यहीं पर अब वेबर की समाजशास्त्र की पद्धति समाप्त होती है, और हम कल के डेट में एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष आएंगे। सभी को मजा आया? आशा करता हूं कि सभी टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। देखिए दोस्तों, एक अपने मन मस्तिष्क में यह भाव बना लीजिए कि यस, मुझे अधिकारी बनना है, मुझे सफल होना है। जिस ईयर का आपने लक्ष्य का चुनाव किया है, उस ईयर आप सोच लीजिए कि एक सीट हमारी है, उस पर कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है, और इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ो। हमेशा अपना बेस्ट दो, सफल जरूर होगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। क्लास